दोस्तों, भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और 1987 में भारत ने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजकर वहां चल रहे सिविल वॉर को रोकने में श्रीलंका की मदद की और श्रीलंका में आंतरिक सुरक्षा स्थापित करने का काम किया। Even so, they have made an offer to lay down their arms and enter peace negotiations, an initiative made by the Tigers leader Vallipillai Prabhakaran. After a quarter of a century of bloody warfare, the Tamil Tigers have finally begun to lay down their arms. पर वही भारत बीते कई सालों से टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, कश्मीर इशू और खालिस्तान इशू के रूप में इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को फेस कर रहा है। बट इन सारे इश्यूज के अलावा एक इशू ऐसा भी है जिसे सालों से अनदेखा किया गया और ये इशू आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से भारत के लिए कैंसर है और छत्तीसगढ़ इस कैंसर का एपिसेंटर बन चुका है। 13 दिसंबर 2023 के इस आर्टिकल को देखिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक नक्सली हमला होता है और इस हमले में एक सीएएफ जवान की मृत्यु हो जाती है। फिर 30 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में एक नक्सली हमला होता है जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए और 14 जवान घायल हुए और इन हमलों के जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च करती है और 27 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक एनकाउंटर में 6 नक्सलवादी मारे जाते हैं। इसके बाद 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट में फिर से ऑपरेशन लॉन्च होता है और 29 नक्सलवादियों की एनकाउंटर में मौत हो जाती है। नाउ इन न्यूज रिपोर्ट से कुछ हद तक आपको आइडिया हो गया होगा कि इस वीडियो में हम नक्सलवाद और उससे जुड़े कारणों पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर नक्सलवादी कौन है और इन्हें नक्सलवादी क्यों कहा जाता है? क्यों सभी नक्सली हमले छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं या फिर कैसे छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का केंद्र बन गया और नक्सलवाद से भारत की सुरक्षा पर क्या खतरा है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने का ट्राई करते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, व्हाट इज नक्सलिज्म? कहने के लिए नक्सलवादी छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पर असल में नक्सलवाद एक तरह का आतंकवाद है जो देश के बाहर नहीं बल्कि देश के अंदर पनप रहा है और ये नक्सलिज्म कम्युनिस्ट और माओइस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है और इनका ऑब्जेक्टिव है भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्थापित करना। नक्सलवादी सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए और सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं और आए दिन पुलिस और सेना पर जानलेवा हमलों को अंजाम देते हैं। वैसे इन्हें नक्सलवादी या नक्सली क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लगभग 1960-70 के दशक की बात है। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव है नक्सलबाड़ी नाम से और इस गांव के किसान मेनली चाय की खेती किया करते थे और यहाँ के जमींदार किसानों का खूब शोषण करते थे, जैसे लोन नहीं चुका पाने पर जमीन छीन लेना, बिना पैसे के मजदूरी करवाना, किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं देना वगैरह। ऐसे ही एक किसान था जिसकी जमीन वहां के जमींदार ने छीन ली थी और वो किसान कोर्ट में पहुंच गया उस जमींदार के खिलाफ। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करके उस किसान के पक्ष में फैसला दिया और जब वो किसान अपने खेत को जोतने गया तो जमींदार और उसके कुछ साथ वालों ने उस किसान को बहुत बुरी तरह पीटा और इस इंसिडेंट की वजह से नक्सलवाड़ी के किसान जो सालों से जमींदारों से परेशान थे उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लीडर चारू मजुमदार और कानू सान्याल की लीडरशिप में नक्सलबाड़ी के किसान वहां के जमींदारों के खिलाफ हिंसक विद्रोह शुरू कर देते हैं और कई जमींदारों और उनके परिवारों को मार दिया गया। नक्सलबाड़ी के किसानों द्वारा अपने अधिकारों के लिए की गई इस हिंसक क्रांति को नक्सलवाद नाम दिया गया। जब नक्सलबाड़ी के किसानों को हिंसक क्रांति से सफलता मिली तो ये मैसेज उन सभी ट्राइबल स्टेट्स और ट्राइबल कम्युनिटीज में गया जहां उनका सालों से शोषण हो रहा था। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में नक्सलवाद फैलने लगा। नक्सलवादियों ने ऐसे एरियाज को टारगेट किया जहां किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं था। रोड्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट जैसी बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं थी। नक्सलवादियों ने ऐसे रिमोट एरियाज में रहने वाले गरीब आदिवासी लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काकर हिंसक क्रांति का प्रचार किया और इन राज्यों में नक्सलवादियों द्वारा कई हिंसक आंदोलन करवाए गए। सरकार को घुटनों पर लाने के लिए पुलिस और सेना पर जानलेवा हमले हुए और इसीलिए इस पूरे बेल्ट को रेड कॉरिडोर नाम दिया गया। जो नक्सलवाद जमींदारों के खिलाफ शुरू हुआ था, समय के साथ उसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और आज भारत में नक्सलवाद ने आतंकवाद का रूप ले लिया है। चाइना और पाकिस्तान जैसे देश नक्सलवादियों को फंडिंग करते हैं ताकि भारत में अशांति बढ़े और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। इसीलिए वीडियो के स्टार्ट में मैंने नक्सलिज्म को भारत के लिए एक कैंसर बताया था और आज के समय में नक्सलवाद भारत की संप्रभुता पर सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे रिमोट एरियाज जहां सरकार नहीं पहुंचती या जहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एब्सेंट है, उन जगहों पर नक्सलवादी अपना नेटवर्क बनाते हैं और खुद की सरकार स्थापित करते हैं। वहां होने वाली हर गतिविधि को नक्सलवादी कंट्रोल करते हैं।
उन एरियाज में जितने भी लोकल बिजनेसमैन हैं उन सब से टैक्स वसूला जाता है और ये नक्सलवादियों की इनकम का मेन सोर्स है। टैक्स के अलावा नक्सलवादी लोकल बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी भी वसूलते हैं। अगर कोई प्रोटेक्शन मनी नहीं देगा तो उन्हें बिजनेस करने नहीं दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। इसके अलावा अफीम का अवैध धंधा करके भी नक्सलवादी पैसे कमाते हैं और इसी पैसे का इस्तेमाल वो हथियार खरीदने में करते हैं ताकि उनका ये जो नेटवर्क चल रहा है वो और स्ट्रांग हो सके। इनके ज्यादातर हथियार या तो हमारी गवर्नमेंट आर्मरी से लूटे हुए होते हैं या बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू स्मगल होकर आते हैं। और बाय द टाइम नक्सलवादियों ने खुद के हथियार बनाना भी सीख लिया है। नक्सलवादी ज्यादातर खुद के बनाई हुई लैंड माइंस, आईईडी बॉम्ब्स और मोटार्स का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 2, हाउ छत्तीसगढ़ बिकेम सेंटर ऑफ नक्सलिज्म। वर्तमान समय में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एकमात्र स्टेट है जहां नक्सलवादी एक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं और इसके पीछे कंट्रीब्यूट करती है छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। छत्तीसगढ़ का 41% एरिया फॉरेस्ट कवर्ड है और ये घने जंगल और बस्तर के पहाड़ी इलाके नक्सलवादियों को घुसकर हमला करने और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से बचने में मदद करते हैं। अगर पास्ट में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश नक्सलवादियों का केंद्र हुआ करता था, पर सन 2000 के आसपास वहां की पुलिस ने बहुत बड़े लेवल पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस लॉन्च किए। नक्सलवादियों के लिए आंध्र प्रदेश में ऑपरेट करना काफी मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने छुपने के लिए आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर की ओर छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन को अपना अड्डा बनाया और तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ नक्सलवादियों के लिए सेफ हाइडआउट साबित हुआ है। बस्तर रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की कमी के कारण वहां की आदिवासी जनसंख्या सरकार से नाखुश थी और इस चीज का फायदा नक्सलवादियों ने उठाया। उन्होंने बस्तर के भोले भाले लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काया और खुद को क्रांतिकारी के रूप में प्रेजेंट किया कि हम तो सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार हमारे विकास पर ध्यान नहीं दे रही, पर हकीकत कुछ और है और वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी भी यहाँ के युवाओं को नक्सलवादी बनने पर मजबूर करती है। नाउ आई होप कि आपको नक्सलिज्म की समस्या और इससे जुड़े कारणों के बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी। दोस्तों, अब आप मुझे बताओ कि 60-70 सालों में भी सरकार नक्सलवाद को खत्म क्यों नहीं कर पाई। जो देश दूसरे देश में घुसकर आतंकवादियों को मार सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, वो अपने ही देश में पनप रहे नक्सलवाद को क्यों नहीं मिटा पाया। आप अपना आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।